Hello friend, you are most welcome to my YouTube channel. Friend, we are going to study class 9th standard English. Second chapter of this book, The Sound of Music. And the Sound of Music, this chapter has divided into two parts. First part, Evelyn Glennie listened to the sound without hearing it. एवलिन ग्लेनी एक लड़की थी जो धीरे धीरे वो बेचारी अपनी जीवन में क्या हुए सुनना कम कर देती, यानी धीरे धीरे वो बहरी हो गई थी, लेकिन वो ना सुनते हुए भी हर एक चीज़ों को इतनी गहराई से वो फील कर सकती थी, समझ सकती थी, यानी कि वो सुन सकती। बिफोर यू रीड, चलो इस कहानी को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा देख लेते इसके बारे में। गॉड हैज़ मे हैव टेकन हर हियरिंग, भगवान ने उस लड़की की सुनने की क्षमता ले ली, यानी वो लड़की अब सुन नहीं सकती थी। बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन भगवान ने उससे इसकी सुनने की क्षमता को छीन ली, लेकिन उसके स्थान पे भगवान ने उसे कुछ ऐसा चीज़ दे दिया था कि जो चीज़ किसी दूसरे के पास नहीं था। वट वी हियर सी फील, जिस चीज़ को हम लोग सुन सकते थे उसी चीज़ को लड़की क्या कर सकती थी, समझ सकती थी, महसूस कर सकती थी बहुत गहराई से। फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हम लोगों से कहीं ज़्यादा जिस चीज़ को हम लोग समझ सकते हैं उसी चीज़ को वो लड़की बहुत गहराई से महसूस कर सकती थी, समझ सकती थी। डैट इज़ वाई सी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, यही एक कारण था कि वो लड़की हर एक संगीत को इतनी शानदार तरीके से प्रस्तुत करती थी कि उसके सुनने वाले लोग इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते थे। और यही वजह था कि ये बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गई थी। बहुत क्या प्रेरणा बन गई, सी वॉज अ वेरी डिसेबल पर्सन, वो बहुत ही असहाय लड़की थी, लेकिन अपने जीवन में इतना ज़्यादा इतनी अचीवमेंट उसने हासिल किया कि इफ़ सी कैन डू वी कैन आल्सो डू। ओके, तो चलो हम लोग इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी हमारी यहाँ से स्टार्ट होती। पैराग्राफ 1, rush hour crowd jostle for position on the underground train platform। इसमें बोल क्या रहा है कि वो लड़की कहीं जा रही थी और वो प्लेटफार्म पे थी। प्लेटफार्म कहाँ था, अंडरग्राउंड प्लेटफार्म था, यानी ज़मीन के नीचे था। और उस प्लेटफार्म पर रुश आवर था, यानी दिन का एक ऐसा भी रुश आवर्स मतलब टाइम आता है कि जिस टाइम पर बहुत ज़्यादा स्टेशन पर भीड़ होती है। उस टाइम पर स्टेशन पर बहुत ज़्यादा भीड़ था, बहुत क्राउड था। क्राउड में भी भीड़ होता है। जो सल मतलब एक दूसरे के लोग, इतना ज़्यादा भीड़ था कि धक्का मुक्की कर रहे थे। फॉर द पोजीशन मतलब अपना स्थान ग्रहण करने के लिए, अपना अपना स्थान बनाने के लिए स्टेशन पर एक दूसरे को क्या कर रहे थे, धक्का मुक्की। और उसी स्टेशन पर स्लाइड गर्ल एक लड़की थी, बहुत ज़्यादा स्लाइड मतलब कैसी थी, बहुत स्मॉल, बहुत दुबली पतली थी। लुकिंग एंगर देन हर 17 ईयर्स, और लड़की कितने साल की थी, 17 साल की थी। 17 साल के होते हुए भी वो लड़की 17 साल से कम एज की दिखाई दे रही थी। वाच नर्वस एट एक्साइटेड, वो लड़की कैसी थी, बहुत नर्वस थी, बहुत घबराई हुई थी, बहुत परेशान थी। एट फिर भी वो कैसी थी, एक्साइटेड थी, बहुत ज़्यादा उत्तेजित थी। क्यों उत्तेजित थी, एज सी फेल द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, क्योंकि वो लड़की महसूस कर सकती थी, क्या महसूस करती थी, वाइब्रेशन कंपन को ऑफ द अप्रोचिंग मतलब आने वाली, पहुंचने वाली, द ट्रेन मतलब जो उस लड़की के पास में जो उस प्लेटफार्म पर ट्रेन आ रही थी, उस ट्रेन को लड़की सुन तो नहीं पा रही थी, लेकिन वो कंपन को महसूस की, उसे पता चल गया कि ट्रेन स्टेशन पर आ रही है। It was the first day at the prestigious Royal Academy of the Music in London and daunting enough for any teenager for fresh फ्रॉम आ स्कॉटिश फॉर्म। इसमें क्या बोल रहा है, जब ट्रेन आ रही थी, इट वॉज द फर्स्ट डे, वो लड़की का क्या था, पहला दिन था। किसमें, प्रेस्टिजियस, इतने बड़े रॉयल एकेडमी, जो कि लंदन की इतने बड़े रॉयल एकेडमी, उस लड़की का पहला दिन था जहाँ पर वो क्या करने, संगीत को सीखने जा रही थी। डॉन्टिंग मतलब हुआ फ्राइटन, यानी वो लड़की क्या थी, भयभीत थी, डरी हुई थी थोड़ा उसके मन में, क्योंकि पहली बार एक गांव की लड़की, जो कि स्कॉटिश फॉर्म मतलब एक गांव की लड़की पहली बार कहीं इतने बड़े इंस्टीट्यूट में, इतने बड़े कॉलेज में जा रही थी, और इस बात से वो बहुत ज़्यादा घबराई भी हुई थी। क्यों, क्योंकि कोई भी एनी टीनेजर मतलब कोई भी अगर 13 साल से
17 साल के बीच में जो बच्चे होते हैं टीनेजर बोला जाता है। 17 से बीच के बच्चे में जान रहे हो कितना ज़्यादा वो कॉन्फिडेंस होगा, और उस लड़की के अंदर फिर भी इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, उसके मन में विश्वास था कि मैं करने जा रहा हूँ, मुझे करना है, और फिर भी वो थोड़ा घबराई हुई थी। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज दैन मोस्ट। इसमें और ये लड़की जो फ्रेश यानी कभी अपने जीवन में इतने बड़े इंस्टीट्यूट में गई नहीं थी। एस्पायरिंग म्यूजिशियन का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में एक बहुत महान एक बड़ा संगीतकार बनना चाहता हो। वो एस्पायरिंग म्यूजिशियन ये लड़की अपने जीवन में संगीतकार बनना चाहती थी, और उसके लिए बहुत बिगर चैलेंज था, इतना बड़ा चैलेंज था। सी वाज प्रोफाउंडली डीप। क्यों इतना बड़ा चैलेंज था? क्योंकि वो लड़की पूरी तरह से बहरी थी, सुन नहीं पाती थी, इसलिए उस लड़की के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था इतने बड़े इंस्टीट्यूट में, इतने बड़े कॉलेज में जाना, वो भी संगीत सीखने के लिए, वो भी बहरी लड़की के लिए। इवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअली। इवलिन ग्लेनी की लॉस ऑफ हियरिंग मतलब उसके सुनने की धीरे धीरे क्षमता कम होती चली गई बचपन से, यानी वो थोड़ा कुछ एज तक वो सुन रही थी, उसके बाद धीरे धीरे यानी बाद में वो बहरी होती है। हर मदर रिमेंबर, उसकी माँ को ये पूरी तरह से याद है। नोटिसिंग यानी उसकी माँ ने एक बार ध्यान दिया था, समथिंग वाच रॉन्ग व्हेन 8-year-old इवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो। उसकी माँ बता रही है कि जब मेरी बच्ची 8 साल की थी, स्कूल में वो पियानो बजाने के लिए वेट कर रही थी, यानी इंतज़ार कर रही थी, अब उसका नंबर आएगा तब वो पियानो बजाएगी। और वो मुझे पूरी तरह से याद है, दे कॉल्ड हर नेम, क्योंकि उस स्कूल में टीचर ने मेरी बच्ची का जब नाम अनाउंसमेंट किया, बुलाया, एंड सी डिडंट मूव। वो लड़की ज़रा से हीली डोली तक भी नहीं, यानी मेरी बच्ची ने शायद ध्यान नहीं दिया, सुना नहीं। आई सडनली रियलाइज, तब मुझे समझ में आ गया, एहसास हो गया डैड कि सी डिडंट हियर, कि मेरी बच्ची सुन नहीं पाई, वो सुन नहीं पाई, उसको सुनाई नहीं दिया। एंड उसके बाद सेज इसाबेल ग्लेनी। इसाबेल ग्लेनी मतलब उस लड़की की, इवलिन ग्लेनी की मदर का नाम क्या है, इसाबेल ग्लेनी, वो बताती हैं। फॉर अ क्वाइट वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोविंग डीपनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। क्या बोले कि मेरी जो बच्ची थी वो धीरे धीरे क्या करती थी, जब उसका सुनने की कैपेसिटी कम होता चला गया, सुन नहीं पा रही, तो उसको कंसील करती थी, छिपाई, यानी किसी से बताया नहीं, ना तो अपने फ्रेंड से बताया, अपने फ्रेंडों से भी छुपाया, और अपने टीचर से भी छिपाया, अपने टीचर को भी कभी नहीं बताया कि मुझे सुनने की प्रॉब्लम है, हो रही है धीरे धीरे, किसी को नहीं, ये छुपा लेती है। बट बाय द टाइम, लेकिन एक समय के दौरान, सी वाज 11, वो करीब 11 साल की हो गई। मार्क्स हैड डिट्रॉइटेड, यानी उसके स्कूल में जो नंबर थे, मार्क्स के बहुत कम आए, क्योंकि सुन नहीं पाती थी तो अच्छे से पढ़ाई में भी उसे प्रॉब्लम आने लगी, इसलिए उसका मार्क्स कम आया। हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज हर पेरेंट टू टेक हर टू, यानी उसकी माँ को उसके पेरेंट, उसके हेड मास्टर ने क्या सजेशन दिया, सलाह देती हैं कि इस बच्ची को लेकर के जाओ किसी स्पेशलिस्ट के पास, किसी अच्छे कान के विशेषज्ञ डॉक्टर के पास को दिखाओ। स्पेशलिस्ट मतलब किसी विशेषज्ञ के पास दिखाओ। इट वाज देन डिस्कवर, तब पता चल गया उसकी माँ को, और उसका पता लगाया गया, यानी जांच में क्या निकला, डैड के हर हियरिंग वाज सेवरली इम्पेयर्ड, मतलब उसकी जो सुनने की कैपेसिटी, जो नर्व है, वीकेंड हो गया, यानी इम्पेयर्ड हो गया, धीरे धीरे कमज़ोर होता चला गया। एज अ रिजल्ट, बाद में यह परिणाम निकला एक ग्रेडली नर्व डैमेज की, धीरे धीरे उसका नर्व, यानी धीरे धीरे उसके कान की जो नर्व थे धीरे धीरे खराब हो गई, अब वो सुन नहीं पाएगी बेचारी। They were advised that she should be fitted with a hearing aids and sent to a school for a deep, और उसके डॉक्टर ने उसे सलाह दिया, उसके पेरेंट को सलाह देते हैं कि इस बच्ची के कान में हियरिंग बड्स, यानी एक मशीन फिट किया जाएगा जिसके जरिए वो हल्का फुल्का सुन पाएगी, और ऐसा करो कि इस बच्ची को सेंड कर दो, भेज दो एक स्कूल में, किसी स्कूल में भेजो जहाँ पर सिर्फ बहरे बच्चे पढ़ाई करते हैं। एंड एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक्ड सेज इवलिन। इस बात को सुनकर के इवलिन ग्लेनी बोलती है, जैसे ही डॉक्टर की बात मुझे एहसास हुआ, पता चला, थोड़ा बहुत तो सुन सकती थी, तब ऐसा लगा कि मेरे जीवन में पूरा अंधेरा छा गया, मेरा जीवन तो बर्बाद हो गया। मैं एक अच्छा संगीतकार बनना चाहती थी, जब मैं सुन ही नहीं पाऊंगी तो मैं कैसे बन पाऊंगी। बट इवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन इवलिन ने
वो हार मानने वाली लड़की नहीं थी। सी वॉज डिटरमाइंड टू हेड लीड अ नॉर्मल लाइफ, और उसने अपने आप से संकल्प ले लिया, विरादा कर लिया, कसम खा लिया, मन बना लिया कि मैं अपना जीवन एक नॉर्मल लाइफ जीऊँगी, जैसे कि आम इंसान जीते हैं, जो सुन सकते हैं, बिल्कुल वैसा ही मैं भी जीवन जीऊँगी। परस्यू हर इंटरेस्ट इन द म्यूजिक, और मुझे अपने करियर संगीत में बनाना है, जिसमें मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रुचि है। वन डे सी नोटिस्ड, एक दिन उसने a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too। एक दिन उसने देखा कि लड़की जाइलोफोन है जो वुडन बना होता है, लकड़ी का बना होता है, वो जाइलोफोन बजा रही। उस लड़की को देख करके उसके मन में आया कि मुझे भी इस जाइलोफोन को बजाना है, चाहे जैसे। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज हर, जब उसकी बातों को सुने टीचर तो उसे डिस्करेज कर दिए, उसके कॉन्फिडेंस को वहीं पर तोड़ देते हैं कि तुम इस जाइलोफोन को कभी नहीं बजा सकती। बट अब परकशनिस्ट रॉन फोर्ब्स, और वहीं पर एक परकशनिस्ट मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, ऑर्केस्ट्रा वगैरह में, किसी भी संगीतकार में ड्रम वगैरह तबला वगैरह बजाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, परकशनिस्ट। और जिसका नाम क्या था, रॉन फोर्ब्स। और उसने क्या किया, स्पॉटेड हर पोटेंशियल, उस लड़की के गुण को, क्वालिटी को उसने स्पॉट किया, पहचाना, जाना। और उसी रॉन फोर्ब्स ने क्या किया, बिगैन टू ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स, और उसने क्या किया, दो बड़े बड़े ड्रम को अलग अलग धुन में उसने बजाना शुरू करता। एंड उसको बोला डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, और बोलता कि अपने कान से सुनने की तुम कोशिश मत करो, कान से तो तुम्हें सुनाई नहीं देता है। बट ही यूड से, वो क्या बोलता है, ट्राई टू सेंस इट, इसे समझने की, इसे फील करने की तुम कोशिश करो, सम अदर वेज, किसी दूसरे तरीके से। इवलिन बताती है कि सडनली आई रियलाइज, तब मुझे एहसास हुआ कि आई कुड फील, मुझे एहसास हो रहा है, मुझे फीलिंग हो रहा है। द हायर ड्रम, ये जो बड़ा वाला ड्रम बज रहा है, फ्रॉम द वेस्ट अप, हमारे कमर के ऊपर एक बड़ा वाला ड्रम मुझे महसूस हो रहा है। एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट टाउन, और जो छोटे वाले ड्रम आप बजा रहे हैं वो मुझे कमर के नीचे, मुझे फीलिंग्स हो रही है, एहसास हो रही है। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, और उसने रॉन फोर्ब्स ने क्या किया, उस एक्सरसाइज यानी ड्रम को फिर से बार बार वो बजा रहा है, रिपीट करता है। एंड सून एवलिन, और क्या हुआ, तुरंत एवलिन डिस्कवर उसे पता चला डैट की सी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी, और बताती है कि फिर धीरे धीरे मुझे अपने शरीर के अलग अलग अंग, अलग अलग हिस्सों से मुझे अलग अलग चीज़ फीलिंग्स होने लगी, समझ में आने लगा। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी साउंड्स एंड वाइब्रेशन, तब बताती हैं, इंटरव्यू में बता रही हैं, तब मुझे एहसास हो गया कि मैं अपनी अंगुलियों से, अपने शरीर के हर एक अंग से मैं हर एक साउंड को वाइब्रेट कर सकती थी, कंपन कर सकती थी, महसूस कर सकती। द रेस्ट वाज शेयर डिटरमाइंड एंड हार्ड वर्क, और बाकी का जो उसका इसके पहले का जीवन था इतना कठिन हो गया था कि वो सुन नहीं पाती थी, लेकिन इसने इतना हार्ड वर्क किया कि वो हर चीज़ को महसूस करने लगी। फोर्थ पैराग्राफ में आते, सी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट वर्ड, तब से उस लड़की ने अपने जीवन में कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। सी टूर द यूनाइटेड किंगडम विथ यूथ ऑर्केस्ट्रा बाय द टाइम सी वाज 16। क्या बता रहे हैं, जब वो लड़की 16 साल की थी तब वो कहाँ जाती थी, कहाँ गई, एक बार उसने टूर पर गया, कहाँ गई, एक यूनाइटेड किंगडम में गई, यूनाइटेड स्टेट में जाती है, अपने यूथ नवयुवक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप के साथ जाती है। 16 साल की जब लड़की थी। सी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, उसने अपने जीवन में संगीत को ही अपना जीवन बनाना उसने कसम खा लिया, इरादा कर लिया, निश्चय कर लेती है। सी ऑडियंस फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ द म्यूजिक एंड स्कोर वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ एकेडमी। क्या बात है भाई, जब वो लड़की उस यूनाइटेड किंगडम में क्या करती है, जब वो परफॉर्मेंस देती है, करती है, ऑडियंस देती है, यानी छोटा सा परफॉर्मेंस देना क्वालिफाइड होने के लिए फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ द म्यूजिक, और उस रॉयल अकेडमी जो संगीत का रॉयल अकेडमी था उसमें वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स, सबसे ज़्यादा मार्क अचीव करने वाली, सबसे ज़्यादा नंबर प्राप्त करने वाली एवलिन गिलेनी थी इन द हिस्ट्री ऑफ एकेडमी। उस स्कूल के पूरे इतिहास में आज तक उतना ज़्यादा नंबर कोई प्राप्त नहीं किया था। सी
gradually moved from orchestra work to solo performance। और लड़की धीरे 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 क्या करती है, ऑर्केस्ट्रा ग्रुप से वो बाहर निकलती, यानी उस ग्रुप को छोड़ करके धीरे धीरे वो सोलो परफॉर्मेंस करने लगती, अकेले ही प्रदर्शन करती थी, अकेले ही बजाती थी, हर एक चीज़ को बहुत बेहतरीन तरीके से वो प्रदर्शन करने लगती है। एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर कोर्स, 3 साल का कोर्स करने के बाद जब 3 साल का कोर्स समाप्त होता है, सी कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, और वो अपने जीवन में इतने हर एक अवार्ड को संगीतकार में, संगीत की दुनिया में हर एक अवार्ड को अचीवमेंट कर लेती, बड़े से बड़े अवार्ड को। एंड फॉर ऑल दिस, इन सब के लिए एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ द हीरोइक अचीवमेंट। और वो बता रहे हैं कि जिस तरीके से कोई हीरो या हीरोइन या एक्टर एक्ट्रेस होते हैं जिनको अचीवमेंट हासिल होता है, और इस तरीके से वो कभी अपने आप को फील नहीं होने दे, एहसास नहीं हो कि मुझे इस कामयाबी ऐसा चीज़ वैसा चीज़ सब मिला, और वो इन सभी चीज़ को अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करती कि मैं बहुत बड़ी एक्ट्रेस या एक्टर एक्ट्रेस हूँ। और वहीं पर क्या बोले, इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग। और लड़की बता रही है कि यदि आप अपने जीवन में कठिन परिश्रम करते हो, संघर्ष करते हो, तो आपको पता भी होगा कि वेयर यू आर गोइंग, कि आप किस दिशा में कहाँ पर जा रहे हो। यू विल गेट देयर, तो आपको अचीवमेंट ज़रूर मिल जाएगा अगर आप अच्छा संघर्ष करोगे। एंड सी गॉट राइट टॉप, और यही वजह था कि वो लड़की टॉप ऊंचाइयों पर पहुंच जाती है। द वर्ल्ड्स मोस्ट शॉट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट, और यही वजह था कि वो वर्ल्ड टॉप और दुनिया की सबसे बड़ी और वर्ल्ड टॉप परकशनिस्ट बनती है कि हर एक ड्रम को वो बजा सकती थी, चाहे भी किसी भी प्रकार का वो इंस्ट्रूमेंट हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, विद द मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट। क्या बता रहे हैं इसमें को करीब हजारों सैकड़ों इंस्ट्रूमेंट को, संगीत की दुनिया हर एक इंस्ट्रूमेंट को बजा सकती थी। एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, इट इज़ इंटीग्रेटिंग टू वॉच इवलिन फंक्शन सो एफर्टलेस विदाउट हियरिंग। और यही वजह होता था कि कितने ज़्यादा इंटीग्रेसिंग मतलब होता है फैसिनेटेड थे एंड क्यूरियस थे, और इवलिन ग्लेनी का फंक्शन देखने के लिए, उसका कार्यक्रम देखने के लिए पूरी दुनिया के लोग कितना ज़्यादा एक्साइटेड होते थे, इतना ज़्यादा उत्सुक रहते थे। और क्योंकि सो सी एफर्टलेस विदाउट हियरिंग, क्योंकि वो एफर्टलेस इतना अच्छा परफॉर्मेंस करती थी कि ना सुनते हुए भी वो लड़की इतना अच्छा परफॉर्मेंस करती थी। यही चीज़ सुनने के लिए बहुत ज़्यादा लोग एक्साइटेड है। इन आवर 2 ईयर डिस्कशन, हमारे 2 घंटे के वार्तालाप बातचीत में, सी नेवर मिस्ड अ वर्ड, उस लड़की ने एक शब्द भी मिस नहीं किया, ऐसा नहीं लग रहा था कि वो सुन नहीं पा रही। और क्या बताती है, मैन विथ बूसी वियर्ड गिव मी ट्रबल। क्या बोला कि जो इंसान के पास बड़ी बड़ी दाढ़ी मोछ होती हैं उनसे बात करने में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है। एंड सी लाफ्ड, और हंसने लगती है। एंड इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, क्योंकि जो बड़ी बड़ी दाढ़ी मोछ होते हैं तो उनका लिप्स वगैरह तो दिखाई नहीं देता है सिर्फ, बट इट्स द होल फेस, बल्कि उनका पूरा, सिर्फ लिप्स को ही देख करके मैं नहीं समझ, पूरे चेहरे को देख करके मैं समझ जाती थी कि सामने वाला क्या बोल रहा है, स्पेशली द आइज़। और ज़्यादातर मैं आँखों को देख करके समझ जाती थी कि सामने वाला इंसान क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है। सी स्पीक फ्लॉलेसली विथ अ स्कॉटिश लिट, और क्या बोल रही कि वो इतने ज़्यादा फ्लॉलेस, बिना रुके इतना अच्छा स्कॉटलिश लैंग्वेज बोलते, क्योंकि वहाँ की वो निवासी थी स्कॉटलैंड की। एंड और लिट्स मतलब हो रहा द वे आप स्पीकिंग, मतलब बोलने की इतना अच्छा तरीका था कि बहुत अच्छा लगता था मुझे। और इंटरव्यू में ये बता रहे हैं, माई स्पीच इज़ क्लियर, और एवलिन ग्लेनी बोला मेरी स्पीच जो है एकदम क्लियर है, बिकॉज क्योंकि आई कुड हियर इट वॉज 11 टिल आई वॉज 11। क्या बता रहे हैं कि जब तक मैं 11 साल की थी तब तक तो मुझे सुनाई देता था, मैं सुन सकती थी, इसी वजह से मेरे स्पीच बहुत अच्छे हैं। She says, but that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese। लेकिन इंटरव्यूअर क्या बता रहे हैं कि लेकिन वो तो बताएं कि 11 साल तक सुन सकती थी, इस वजह से स्कॉटिश बहुत अच्छा बोल, लेकिन मेरे ये नहीं समझ में आ रहा था कि किस तरीके से इस लड़की ने फ्रेंच सीखा,
जापानीज़ सीखा, किस तरीके से सीखा, क्योंकि आगे तो बेचारी बहरी हो गई थी। मेरे आज तक ये समझ में नहीं आया कितना अच्छा ये जापानीज़, फ्रेंच, ये कई लैंग्वेज बोलती थी। एज अ म्यूज़िक फॉर मी, क्या बोल रही, जहाँ तक संगीत के सवाल है मेरे लिए, सिक्स प्लेन वो बता रहे हैं। आई इट पोर इन द थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, मेरे शरीर के हर एक एक अंग में पूरा संगीत समा जाता है। इट टिंगल्स इन द स्किन, और मेरे स्किन में भी पूरा टिंगल्स होता है, समा जाता है, प्रवेश होता है, मुझे पता चल जाता है, एहसास होता है। माई चिक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर, और मेरे गाल में, मेरे गाल की हड्डियों में भी प्रवेश हो जाता है, और यहाँ तक कि मेरे हेयर में भी मुझे महसूस हो जाता है कि किस तरीके का कौन सा म्यूजिक, कौन सा संगीत बज रहा है। When she plays xylophone, जब वो जाइलोफोन बजाती थी तो सी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप इनटू स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स। बता रहे हैं जब मैं जाइलोफोन बजाती थी तो जिस स्टिक से मैं बजाती थी उस स्टिक के जरिए मेरे उंगलियों में भी वो प्रवेश हो जाते थे, मेरे पूरे बॉडी में वो समा जाते थे, मुझे एहसास हो जाता था, मुझे पता चल जाता था कि किस तरीके का म्यूजिक और संगीत बज रहा है। बाई द लेनिंग अगेंस्ट ड्रम, वो क्योंकि सामने ड्रम पे आगे झुक करके बजाती थी तो उसे पूरे शरीर में महसूस होता था। सी कैन फील द रेजोरेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, और उससे निकलने वाले रेजोरेंस जो ध्वन होते थे, और उस हर एक ध्वन के इको को पूरा वो समझ जाती थी, पूरे उसकी बॉडी में वो क्या करती थी, एहसास हो जाता, उसे फीलिंग्स हो जाती थी, और फील करके वो बता देती थी कि कैसा, किस तरीके का म्यूजिक मुझे अब बजाना है और बज रहा है। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म सी रिमूव्स हर शूज सो डैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अपर लेग्स, और जब वो बजाती थी ड्रम या जाइलोफोन को, तो ड्रम वगैरह बजाते समय वो लकड़ी का एक प्लेटफॉर्म बना करके रखती थी, उस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के बेयर फुट, मतलब अपने शूज वगैरह जो भी सैंडल वगैरह को निकाल करके नंगे पाँव खड़ी हो जाती थी। तब उसे जब बजाते हुए तो वाइब्रेशन जो निकलता था उस लकड़ी के जरिए उसके पैरों से पूरे शरीर में, उसके पैर में भी एहसास होता था, और पूरा उसे पता चल जाता था कि किस तरीके का अब कौन सा चेंजिंग करना है, कैसा म्यूजिक मुझे बजाना। नॉट सरप्राइजिंगली क्या एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस, इसमें कोई आश्चर्य की बात तो है नहीं ज़्यादा, लेकिन एवलिन क्या करती थी, अपने डिलाइट्स का प्रसन्न कर देती थी, जितने भी उसके ऑडियंस होते हैं, श्रोता होते हैं, उनके सुनने वाले जो होते हैं, सबको प्रसन्न कर दे। इन द 1991 सी वाज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहारमोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस स्लोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, और उस लड़की को 1991 में 1991 में उसे सम्मानित किया जाता है, प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलिपियन सोसाइटी इन द प्रीजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर, मतलब सोलोइस्ट परफॉर्मेंस करती थी, इस वजह से उसे अकेले जो सोलो परफॉर्मेंस करती थी, किसी का हेल्प नहीं लेती थी, उसलिए उसको सम्मानित किया गया, अवार्ड दिया गया। एंड सेज द मास्टर ऑफ परकिशनिस्ट जेम्स ब्लेड, जो कौन थे, मास्टर, सेज द मास्टर परकशनिस्ट, उसे सम्मानित किया गया कि ये इस चीज़ का ये मास्टर है, और जेम्स ब्लेड ने उसे सम्मानित करते हैं। गॉड, और क्या बोल रहे हैं, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, और सम्मानित करते हुए जेम्स ब्लेड क्या बोलते हैं कि भगवान ने इस लड़की का सुनने का क्षमता ले लिया है, सुन नहीं सकती है, इसे बहरा कर दिया, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इसको शुरू में भी हम लोग देख चुके थे। भगवान ने इस लड़की का सुनने का क्षमता लिया, लेकिन उसके स्थान पर इसे एक ऐसा चीज़ दे दिया है कि जो किसी के पास नहीं है। वाट वी हियर, हम सुन सकते हैं, हमारे पास कान है, हम सुन सकते हैं। सी फील्स, वही चीज़ उस लड़की क्या करती थी, महसूस कर सकती, फॉर मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस, हम लोगों से कहीं गहराई से, कहीं ज़्यादा, कहीं अच्छी तरीके से महसूस कर सकती है। डैट इज़ वाई, यही वजह थी सी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, कि वो संगीत को इतने शानदार तरीके से प्रस्तुत करती थी कि उसके सुनने वाले लोग एकदम से आश्चर्यचकित हो जाते थे। एवलिन कॉन्फेस, एवलिन स्वीकार करती है डैड की सी इज़ द समथिंग ऑफ वर्कहोलिक, वो इस बात को मानती हैं, क्या बता रही हैं कि मुझे वर्कहोलिक, मुझे काम करने में बहुत अच्छा लगता है, मैं हमेशा कामों में डूबी रहना, मतलब अपनी काम मतलब संगीत की दुनिया में मुझे डूबे रहना, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर दैन क्लासिकल म्यूजिक,
जितने भी क्लासिकल म्यूजिक हैं, जिस तरीके से संगीत बजाते हैं, जो सीखते हैं, जितना संघर्ष करते हैं, उनसे कहीं ज़्यादा मुझे संघर्ष करना, मुझे काम करना, कामों में हमेशा डूबे रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये सब बता रहे हैं। बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस, जितने भी सब रिवार्ड्स क्या इनॉर्मस है, और यही वजह था कि बड़े बड़े इनाम उसको मिले, क्योंकि वो दुनिया में अपनी ड्रीम को पूरा करने के लिए इतना ज़्यादा वो संघर्ष की, और उसी संघर्ष की वजह से आज उसके पास इतने बड़े बड़े अवार्ड्स भी आ गए। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, एवलिन आल्सो गिव हर कंसर्ट इन द प्रिजन एंड हॉस्पिटल। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट मतलब जो नियमित रूप से हमेशा वो परफॉर्मेंस करती थी, जो शो करती थी, और इस शो के अलावा क्या है, आल्सो गिव फ्री कंसर्ट, वो फ्री में भी शो करने लगती इन द कहाँ पर, प्रिजन में, हॉस्पिटल में जा कर के वो फ्री में अपना परफॉर्मेंस, अपना प्रदर्शन देती थी। सी आल्सो गिव हाई प्रियॉरिटी टू द क्लासेस फॉर द यंग म्यूजिशियन, जितने भी नवयुवक, नौजवान, छोटे होते थे संगीत सीखने वाले, उनको सबसे ज़्यादा प्रियॉरिटी देती थी, सबसे ज़्यादा उनको अवसर, चांस, यानी सबसे ज़्यादा उनको अच्छे अच्छे मोटिवेशन देती, उनके लिए अच्छा परफॉर्मेंस ही करती थी। एंड उसके बाद म्यूजिशियन एन रिचलिन, एक क्या थे, एन रिचलिन क्या थे, ऑफ बीथोवन फंड, बीथोवन यानी कोई चैरिटी था, बीथोवन फंड के चैरिटी के क्या थे, एक संस्थापक या कुछ भी होंगे। एन रिचलिन थे फॉर द डीप चिल्ड्रेन से, जो कहते हैं एक डीप चिल्ड्रन संस्था के एक एन रिचलिन थे, और क्या बोलते हैं, सी इज साइनिंग इंस्पायरेशन फॉर डीप चिल्ड्रन। और बता रहे हैं कि जो एवलिन ग्लेनी है, ये सभी बहरे बच्चों के लिए एक बहुत ही शानदार, बहुत ही बड़ी क्या है, प्रेरणा है, इनके लिए एक एम है, इनके लिए एक लक्ष्य है। अगर ये लड़की को देख करके बहुत से ज़्यादा डीप चिल्ड्रन भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। दे सी डैट देयर इज़ नाउ यूर डैट दे कैन नॉट गो, जो अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते थे, सपने खो गए थे, सारे अंधकार हो गया था उनका जीवन, आज इस लड़की को देख करके वे लोग भी अपने जीवन में कुछ करने का संघर्ष करना शुरू कर दिए। दिस इज़ द लास्ट पैराग्राफ of this chapter. Evelyn Glennies had already accomplished more than most people twice her age. क्या बताएं, एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश, एवलिन ग्लेनी ने अपने जीवन में पहले ही इतना ज़्यादा हर अचीवमेंट हासिल कर लिया था कि जितना ज़्यादा एक इंसान अपने लाइफ में अचीवमेंट करता है उसके डबल। जैसे कि अगर 20 साल का, 40 साल का कोई भी इंसान होगा, अपने जीवन में 40 साल का होते होते जितना अचीवमेंट वो हासिल करेगा, वो लड़की उसी चीज़ को 20 साल में ही, 40 साल वाला चीज़ 20 साल में ही अचीवमेंट कर लेती है। यानी कि अपने दुगने एज के इंसान जितना ज़्यादा अचीवमेंट करते उतना उसके कम एज में ही अचीवमेंट कर लेती। सी हैज़ ब्रॉट द परकशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा में लोग ड्रम वगैरह, जो भी तबला वगैरह जो भी बजाते थे, पीछे बैठ के बजाते थे, लेकिन उसी चीज़ को ये लड़की ने उसी परकशन को क्या करती है, फ्रंट सामने लेकर के चली आती है। यानी इतना अच्छा परफॉर्मेंस करती है कि जो पीछे बैठ के बजाने वाले लोग थे, जिसके ऊपर लोग फोकस नहीं करते थे, उसको आज सामने लेकर के इतना अच्छा प्रदर्शन करती है। और इसी चीज़ में लोग बहुत ज़्यादा करियर भी बनाना स्टार्ट कर। एंड उसके बाद डेमोस्ट्रेटेड, इतना विशाल, इतना बड़ा, डैट कैन बी वेरी मूविंग, और इतने बड़े तरीके से उसको आगे लेकर के आती है। सी हैज़ गिवन इंस्पायरेशन, और लड़की इंस्पायरेशन हो जाती है, इंस्पायरेशन देती है। किसको देती है इंस्पायरेशन? दोज हु आर द हैंडीकेप, जो असहाय लोग हैं, जिसके पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आँख नहीं है, कान नहीं है, ये सब क्या, हैंडीकेप, ऐसे असहाय लोगों के लिए प्रेरणा बन कर के लड़की आगे बढ़ती है और इंस्पायरेशन भी देती है। एंड पीपल हु लुक हर एंड से, जो भी लोग उस एवलिन ग्लेनी को देखते थे, उसके प्रदर्शन को देखते थे या उसको देखते थे, और लोग कहते थे इफ़ सी कैन डू, यदि ये एवलिन ग्लेनी, ना सुनने वाली लड़की, अगर म्यूजिक में अपना कैरियर बना सकती है, वो भी टॉप, पूरे वर्ल्ड की टॉप म्यूजिशियन बन सकती है, आई कैन, तो हम लोग भी कर सकते हैं। एंड नॉट एटलीस्ट, क्या हम लोग क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं। सी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लीजर टू द मिलियन,
यानी हजारों लाखों करोड़ों लोगों को इतना ज़्यादा बहुत विशाल बहुत खुशी देती है लड़की। यानी अपने जीवन में इतना संघर्ष करके हजारों लाखों करोड़ों लोगों को इतना खुशियाँ देती है। और वेरी वेरी इट वॉज वेरी फैंटास्टिक वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, बहुत मोटिवेशनल स्टोरी है। और इस स्टोरी को किसने लिखा है? डिबोरा काउली। डिबोरा काउली ने इस स्टोरी को लिखा है और बहुत ही शानदार बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है, ना कि उन असहाय अपाहिज लोगों के लिए, बाकी हर एक इंसान हम सब के लिए भी बहुत ही मोटिवेशनल बहुत ही शानदार स्टोरी है। आई होप गाइस यू विल लाइक ऑफ दिस स्टोरी। आई वंस अगेन request you please like subscribe my channel and thank you so much.